हाय फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, उसको आगे लेके चलेंगे कि अगर सेंटर ऑफ मास किसी नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए फाइंड आउट किया जाए तो कैसे करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दबा दें। पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे ताकि आगे की जो वीडियो हो वो आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंचता रहे। अब चलते हैं हम सेंटर ऑफ मास फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी से मतलब क्या है। मान लो ये हम लेते हैं कोई डिस्क, तो ये डिस्क यूनिफॉर्म है, मतलब सब जगह से एक जैसा है। यहां अगर हम सेंटर लेते हैं तो हर डायरेक्शन में इसका सेम एक्सपेंशन हो रखा है। ये है डिस्क। अगर हम लेते हैं स्क्वायर, सेम एक्सपेंशन हर साइड में है, मतलब एक जैसा ये सब जगह से है। लेकिन अगर हम इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो देखो यहां यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे इसका मास बढ़ता जा रहा है। यहां मास कम था, यहां और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज हम इसको सीखने वाले हैं। देखो इसमें होता क्या है, इसमें मास डेंसिटी दी जाती है कि मास किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। मान लो हम ले लें, लेट मास डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी is directly proportional to n power of x, where x is distance from one end। मतलब यहां से जो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है उसको इसने नाम दिया है x, और जो मास डेंसिटी है रो, ये x की पावर n के प्रोपोर्शनल है। अब ये n 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ कैसे कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे सवाल में हमें ये गिवन होता है। x की पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। ओके, अब करते क्या है, हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां करते क्या है, सिग्मा m इंटू x, x इज इक्वल्स टू 1 to n अपॉन सिग्मा m x n कर दे, यहां भी x इज इक्वल्स टू 1 to n। ऊपर हमें लेना होता है m और यहां भी m n x n कर देते हैं। देखो x की जगह पहले रखते हैं 1, तो x1 m1 m2 x2 m3 x3 यूं चलता है। नीचे सिर्फ m चलता है, m की पावर m चेंज होता रहेगा, m1 m2 m3 इस तरह की वैल्यू चलती रहेगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं। इस सिग्मा की जगह पे यहां इंटीग्रेशन किया जाता है। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब किसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो मान लो यहां से x डिस्टेंस पे कोई स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस हमें दे रखी है dx। कितनी दे रखी है, dx। तो हम यहां ये मान लेते हैं, लेट mass of unit length is given equals to rho। यूनिट लेंथ का मास हमें कितना दे रखा था, रो। हमारे इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx। सो मास ऑफ एलिमेंट स्ट्रिप इज इक्वल्स टू रो dx।
क्योंकि यूनिट का एक का रो है तो दो का दो रो है, तीन का तीन रो है, इसी तरह dx का dx इंटू रो है। क्या समझना है, एक का रो, दो का दो रो, तीन का तीन रो, 4 रो, 5 रो, तो dx का dx इंटू रो। तो इसका मास हमने लिया है dx इंटू रो। अगर पूरे का लेना हो तो फर्स्ट से 8th क्लास तक किया जाता है प्लस, 9th टू 10th क्लास में किया जाता है सिग्मा, और 11th टू 12th में किया जाता है इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा आपको सिखाऊंगा कि क्या किया है मैंने। तो इस m की जगह हम क्या ले सकते हैं, रो इंटू dx। डिस्टेंस कितनी है यहां से, x है, तो सेंटर ऑफ मास इसका लिखा जाता है इंटीग्रेशन m की जगह पे रो dx, डिस्टेंस कितनी है x, ये लो x, अपॉन नीचे लिख दिया जाता है m है फिर से, तो m की जगह रो dx। मान लो इसकी लेंथ आपको दे रखी हो l, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है 0 से l तक, यहां भी 0 से l तक। अब मैं बाकी सब कुछ मिटा रहा हूं, इस फॉर्मूले से आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं। ये कहां से आया है, m की जगह मैंने लिख दिया है रो dx, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है कि क्या इसमें ऐसा कर दिया जाए ताकि ये क्वेश्चन करने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो। देखो यहां बात हम करते हैं, ऑलवेज रो विल बी गिवन, रो क्या होगा, दिया हुआ होगा। तो सेंटर ऑफ मास के लिए ऊपर रो को x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे, नीचे ओनली रो का इंटीग्रेशन कर देंगे। सिंपल है। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो जिसका सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा जाए तो ऊपर उस रो को x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे, नीचे डायरेक्ट रो का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं। देखो, वी हैव ए 4 centimeter long road. For this road, mass density is directly proportional to single power of distance from one end. Then find सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड। देखो यहां क्या दे रखा है, मास डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर ऑफ डिस्टेंस। मतलब अगर ये हम रोड लें तो यहां से रो जो है वो दे रखा है x की 1 पावर के प्रोपोर्शनल। तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, इस रो की जगह हम डायरेक्ट लिख देंगे x। क्या लिख देंगे, x। ऊपर x से मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटीग्रेट करना है, नीचे ओनली रो था तो रो की जगह x इंटू dx। कितनी लंबी रोड है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख देंगे 0 to 4 और ये भी हो गया 0 to 4। अब देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, अगर x की पावर n dx हो तो सबसे पहले ऊपर करते हैं, x की पावर n है तो n प्लस 1 अपॉन नीचे भी लिख देते हैं n प्लस 1। जैसे मान लो यहां दे रखा है x क्यूब का इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, x की पावर 3 है n, तो 3 प्लस 1 4, ये 4 अपॉन 4। अब ये इंटीग्रेशन हमें इस पे अप्लाई करना है। चलो करते हैं। सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू x इंटू एक्स, यहां क्या है, x का स्क्वायर है, तो ऊपर इंटीग्रेशन आएगा x 2 प्लस 1 3, तो यहां हो गया क्यूब अपॉन 2 प्लस 1, ये भी हो गया 3। कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। नीचे है x की पावर 1 गिवन है,
तो 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, नीचे आएगा x²/2, 0 से 4 तक। अब इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। करते क्या है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब लोअर लिमिट तो कितनी है? 0 है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लोअर लिमिट 0 ली जाती है। तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, x की जगह पे 4 रखेंगे, तो 4³/3 अपॉन 4²/2, 4³/3 इसको कर देंगे उल्टा, 2 अपॉन 4², तो ये 2 पावर कट जाएगी, पावर बचेगी 1। आंसर आ गया 8/3 या 2.66। मतलब इस एंड से 2.66 सेंटीमीटर पे होगा सेंटर ऑफ मास। अगर यहां से बात कर ली जाए तो यहां से होगा 1.3 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको और करके दिखाता हूं, जिसमें पावर सिंगल की जगह अगर डबल होती तो हम कैसे करते क्या है, इस रो को x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, नीचे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, फिर आगे इसको करते हैं सोल्व। मान लो x की पावर 1 की जगह हमें 2 दे दी जाए। सेकेंड केस इसका देखते हैं, क्योंकि पावर 1 2 यही देगा, तो हमने एक एग्जांपल देख लिया है, दूसरा भी देख लेते हैं। वी हैव ए, चलो 4 को चेंज करके कर देते हैं 3 सेंटीमीटर। फॉर दिस रोड मास डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंगल की जगह मान लो हमें दे दिया जाए डबल पावर ऑफ डिस्टेंस। अब की बार क्या दे रखा है कि रो जो है ये x² के प्रोपोर्शनल है। करना क्या है, सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, ऊपर रो को x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना है, तो x² इंटू x/dx, और नीचे डायरेक्ट रो को इंटीग्रेट करना है, तो रो है x² इंटू dx। कहां से कहां तक करना है, 3 सेंटीमीटर रोड है, तो 0 to 3, 0 to 3। यहां x² इंटू x क्या बन गया, x³। इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहां आएगा x³ है, तो 3 + 1 यानी 4 अपॉन 4, और नीचे आएगा x³/3। पावर 2 थी यहाँ पे, तो 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3। कहां से कहां तक, 0 से 3, 0 से 3 रखेंगे तो आएगा 3 की पावर 4 अपॉन 4, 3 की पावर 3 अपॉन 3। उल्टा करेंगे तो 3 की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 3 की पावर 3, ये पावर कट जाएगी, 1 बच जाएगी, तो उत्तर आ गया 9/4 या 2.25। ये है सेंटर ऑफ मास फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। अगर ऑब्जेक्ट सिमिलरिटी नहीं रखता हो, ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो रही हो इस तरह से, तो सेंटर ऑफ मास को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इसका शॉर्टकट हमने क्या पढ़ा है, जो रो गिवन हो x की पावर के साथ में, अगर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, ऊपर उसको x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं और नीचे उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। इसके अलावा 2 बातें हमें और याद रखनी है। क्या, ये है ट्राइंगल, अगर इसकी हाइट h हम लेते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है या जो इसका सेंटर है वो इसको 2:3 में 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ऊपर होगा 2h/3 और नीचे होगा h/3। अगर हम इसको यूं मान लें, यहां सेंटर ले लें, साइड ए हो इसकी, तो इसकी ये हाइट जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से आती है, ये a है, इसको हाफ कर दें तो a/2 है, तो ये आता है √a² माइनस a²/4 √3a/2। इस केस में यहां से जो लेंथ है ऊपर से सेंटर ऑफ मास की, इसका कौन सा हिस्सा है, 2/3 है, तो ये तो आता है √3a/2 इंटू 2/3, तो ये आता है a/√3 और नीचे का हिस्सा आता है a/2√3।
ये तो है ट्राइंगल के केस में। अगर ये कोनिकल शेप हो, कोन टाइप हो, जिसकी रेडियस r गिवन हो, जिसकी हाइट हमें h गिवन हो, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये h/4 डिस्टेंस पे होता है नीचे से, ऊपर से इसको लिया जाता है 3h/4 पे। ये दोनों चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है और किसी कोनिकल शेप का सेंटर ऑफ मास कहां होता है। ये थी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, x कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो जैसे पोजीशन के लिए हमने लिया था m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, उसी तरह सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ली जाती है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। याद सिर्फ ये रखना है कि यहां जो v है ये वेक्टर है, सो वी हैव टू टेक साइन, हमें साइन लेना होता है। कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको करवा के दिखा देता हूं। नॉर्मली इसका क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी अगर आए तो कैसे करेंगे, देखो 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m are moving with 3 meter per second and 1 meter per second velocity towards each other. Then find velocity of center of mass. तो center of mass की velocity क्या होगी, देखो ये m है, ये 2m है, ये इधर आ रहा है और ये इधर, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 3 और इसकी दे रखी है 1। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव x और इस डायरेक्शन में होता है नेगेटिव x, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये ली जाएगी +3 और जो इधर जा रहा है इसकी वेलोसिटी ली जाएगी -1। फॉर्मूले में पुट करेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 v1 into 3 m2 v2, अब v2 माइनस है इसलिए मैंने यहां -1 कर दिया है अपॉन m1 प्लस m2। यहां सिर्फ m है तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन वेलोसिटी के केस में यहां क्या ले लिया जाएगा, माइनस, तो 3m माइनस 2m अपॉन 3m या m अपॉन 3m या 1/3 मीटर पर सेकेंड। ये था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यूं ही लिया जाता है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो कैसे करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी हटा देते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां क्या करेंगे, सेम इसी तरह सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिखेंगे m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2। देखो यहां एक चीज जो हमें समझनी है वो क्या, अब एक टॉपिक है वो पीछे से काम में आएगा, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ हो, तो आप इस टॉपिक को एक बार पेंडिंग में डाल लेना, जब हम एनएलएम पढ़ेंगे वहां इसको समझेंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि ये m मास है, ये 3m मास है। If 3m is released, then find acceleration of center of mass। समझा मैं इसको देता हूं क्या करते हैं ऐसे केस में। देखो अब आपने इसको यूं पकड़ रखा है, जैसे ही हाथ हटाएंगे 3m कहां जाएगा, नीचे, और ये कहां जाएगा, ऊपर। किस एक्सीलरेशन से जाएंगे, उस एक्सीलरेशन की वैल्यू दी जाती है दोनों मास का डिफरेंस। फॉर्मूला होता है
m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये कहां से आया, ये अभी समझ में नहीं आएगा आपको, एनएलएम से आया है। एक बार के लिए समझ लें कि ये किस एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या आता है 3m माइनस m इंटू जी, 3m प्लस m, तो ये आएगा 2m इंटू जी अपॉन 4m, m से m कैंसिल, तो ये आएगा g बाई 2। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। इस तरह का सवाल जब आता है तो नॉर्मली हम एक्साइटमेंट में क्या करते हैं कि इस g बाई 2 पे टिक कर देते हैं। g बाई 2 आंसर नहीं है, g बाई 2 से ये नीचे जा रहा है, g बाई 2 से ये ऊपर जा रहा है। अगर इसको आप पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेते हो तो आप इसको नेगेटिव लेंगे। g बाई 2 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अर्थ हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव और इसको ले लेंगे नेगेटिव। ये है फॉर्मूला। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2। अब यहां a लिया जाएगा माइनस का g बाई 2, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस अपॉन m1 प्लस m2। यहां इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आंसर मिलता है, तो क्या आएगा, ये हो गया 3mg बाई 2 माइनस mg बाई 2 अपॉन 4m। 3 बाई 2 में से हाफ जाएगा तो बचेगा mg अपॉन 4m, m से m कैंसिल, तो उत्तर आएगा g बाई 4। ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन नहीं ले, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें याद है। और ये कहां से आया था ये फॉर्मूला, ये हम एनएलएम के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। और जिसको ये आता है, मतलब पहले वो 12th कर चुका है या टारगेट बैच में हो, जिसको ये आता है वो इस फॉर्मूले को इजीली समझ सकता है। ये था एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। नोट में लगा देता हूं, एक चीज हमें याद रखनी है जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, क्या, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। कि अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास अपनी एक्चुअल पोजीशन से मूव नहीं करता है। इसमें एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंटरनल फोर्स। ये इंटरनल फोर्स है, न कि एक्सटर्नल फोर्स। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, टू मासेज m1 एंड m2 are moving towards each other under effect of gravitational force। ये दोनों एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के लोग चल रहे हैं। देन by which speed या by which acceleration center of mass will move। अब जब क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, इंटरनल फोर्स है। ऊपर हमने क्या पढ़ा है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं आया है तो मूवमेंट उसमें नहीं होगा। तो आंसर क्या देंगे, नो मूवमेंट, कोई चेंज उसमें नहीं होगा, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ही रहेगा। दूसरा कुछ क्वेश्चन इस पे आता है कि कोई बोट है जिसके यहां कोई बर्ड है, ये लो कोई चिड़िया कबूतर कुछ भी हो सकता है। अगर ये यहां से मूवमेंट करके यहां आ जाए, एक चिड़िया किसी बोट पे बैठी है या एक कोई जानवर है वो किसी जहाज पे शिप पे बैठा है जो एक एंड पे है, अगर ये मोशन करके सेंटर पे आ जाए या दूसरे एंड पे आ जाए तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा। याद रखेंगे ये इतना बड़ा शिप या है, बोट है, इसमें ये जानवर कहीं भी उड़ता रहे, ये जो बर्ड है कहीं भी उड़ के जाए, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे रहेगा।
ये सवाल भी कई बार आ चुका है और ये भी कई बार आ चुका है। इसमें भी सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट इनिशियल पॉइंट, अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही रहेगा। ओके, यहां अपना सेंटर ऑफ मास नाम का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लें। इसके क्वेश्चंस मैं आपको कल के वीडियो के बाद अवेलेबल करवाऊंगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय।